सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का विषय है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों चला था और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या थे और इसके क्या तत्कालिक कारण थे? इन सारे विषयों पर आज हम लोग विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता आंदोलन में असहयोग आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्नों पर बारीकी से हम लोग विचार करेंगे, किस ढंग से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्न का हम किस तरह से जवाब देंगे। इन सारे मुद्दा पर असहयोग का मतलब होता है उस ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं करना। ब्रिटिश सरकार को किन किन रूपों में सहयोग नहीं करना? राजनीतिक रूप में सहयोग नहीं करना, सामाजिक रूप बहिष्कार करना और सरकार के द्वारा स्कूल कॉलेज जितने भी थे सरकारी कार्यक्रम उनको नहीं करना ही कहलाता है, उनके सहयोग नहीं करना ही कहलाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चला था। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? आप सब जानते हैं कि 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार आया तो भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अख्तियार कर दिया और पुनः 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग कांड हुए और उसी समय में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। तो सबसे बड़ा असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को भारत के लोग काला कानून कहा करते थे और दूसरा कारण था जलियांवाला बाग कांड। आप सब जानते हैं कि रॉलेट एक्ट जब आया और उसी के खिलाफ भारत में जलियांवाला बाग कांड हुआ था और जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो भारत के लोग अंग्रेजों के प्रति और भी नाराज हो गए। तो सबसे बड़ा कारण था रॉलेट एक्ट, दूसरा कारण था जलियांवाला बाग कांड और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति। स्वराज की प्राप्ति जैसे आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान एक वर्ष में स्वराज को दिलाने का भरोसा दिया था, यही था असहयोग आंदोलन। उन्होंने कहा था कि हम एक वर्ष में तुम्हें स्वराज दिला के रहूंगा, यही आंदोलन के दौरान कहे थे। दूसरा, असहयोग आंदोलन के तत्कालिक कारण क्या थे? तत्कालिक कारण था कि खिलाफत का सही समाधान नहीं होना। आप सब जानते हैं कि और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने ही किया था, लेकिन अंग्रेज लोग, ब्रिटिश सरकार खिलाफत का सही समाधान नहीं किया था, यही तत्कालिक कारण बने थे। और संघर्ष का मार्ग क्या अपनाया गया था? संघर्ष का मार्ग अहिंसावादी सत्याग्रह। हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के द्वारा सत्य की मांग करना है। अहिंसावादी सत्याग्रह का मतलब हुआ बिना कोई हिंसा के द्वारा सत्य के लिए आग्रह करना, इसी को कहा जाता अहिंसावादी सत्याग्रह। यही था असहयोग आंदोलन के संघर्ष मार्ग। जैसे आपसे पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन के संघर्ष के मार्ग क्या थे, तो अहिंसावादी सत्याग्रह था। और असहयोग आंदोलन, दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किस अधिवेशन में क्या था और असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि कैसे किया गया था। तो असहयोग आंदोलन, यहाँ ध्यान देने की बात है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। यह एक विधिवत अधिवेशन नहीं थी बल्कि एक विशेष अधिवेशन था और उसी विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। सितंबर 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किए गए थे और इसी अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित
कर दिया गया। लेकिन जब कांग्रेस का विधिवत अधिवेशन नागपुर में जब हुआ था, ठीक है, नागपुर अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पुष्टि कर दिया गया। यहाँ दो बातें ध्यान रखना है। क्या पूछा जा रहा है सवाल, हमको उसके मुताबिक जवाब देना है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित कहाँ हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे। असहयोग प्रस्ताव को कब पुष्टि कर दिया गया, कहाँ पुष्टि कर दिया गया? तो नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पुष्टि कर दिया गया। और जब नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पाठ की बातें आती है तो वहां पर जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नागपुर अधिवेशन में संगठन में क्या परिवर्तन किए गए, नागपुर अधिवेशन के प्रस्ताव पाठ पढ़ा किसने? तो वो थे चित्तरंजन दास, CR दास के नाम से मशहूर थे। CR दास ने ही नागपुर अधिवेशन के प्रस्ताव पाठ को पढ़ा था। और क्या क्या परिवर्तन लाए गए थे, यह बारीकी से देखने की बात है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि नागपुर अधिवेशन के प्रस्ताव पाठ किसने पढ़ा था, तो CR दास ने पढ़ा था। असहयोग आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था? असहयोग आंदोलन का प्रतीक चिन्ह खादी को बनाया गया। खादी कपड़ा पहनना है, जो स्वदेशी कपड़ा थी, इसी को प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। और प्रमुख नारा क्या था? जैसे आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था, तो हिंदू मुस्लिम एकता सबसे बड़ा नारा था, हिंदू मुस्लिम एकता। क्योंकि खिलाफत आंदोलन सफल न होने के कारण भारतीय मुस्लिम भी नाराज थे और भारत के अन्य लोग पहले से ही अंग्रेजों की गतिविधियों से नाराज थे। और इस आंदोलन में दोनों ने मिलकर के एक साथ मिलकर के आंदोलन करने का फैसला लिया और इसीलिए इसका नारा दिया गया था हिंदू मुस्लिम एकता। और आंदोलन कब प्रारंभ हुए थे? आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। यह एक विडंबना है, जिस दिन इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था उसी दिन हमारे देश के एक राष्ट्रीय नेता, जो देश के लोग उन्हें कभी भुला नहीं पाएगा, उनके योगदान को कभी भुला नहीं जा सकता, वो थे बाल गंगाधर तिलक। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। और जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई तब उनकी अर्थी को कंधा, जैसे एग्जाम में पूछी जाती है कि जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई तो उनकी अर्थी को कंधा लगाने के लिए महात्मा गांधी भी गए थे। उनके साथ एक पटना के मुस्लिम नेता गए थे। वह कौन थे? तो वह थे पटना के शौकत अली। पटना के शौकत अली उनके साथ उनकी अर्थी को कंधा लगाने के लिए गए हुए थे। जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, यानी असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। और असहयोग आंदोलन के खिलाफ कई कांग्रेसी नेता थे जो उसके विरुद्ध थे और उन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। हमें जानना होगा और यह भी याद रखना पड़ेगा कि जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था तो कांग्रेस के वो कौन कौन नेता थे जो अपने पद से त्याग पत्र दे दिए थे? सबसे पहला त्याग पत्र देने वालों में थे एनी बेसेंट। सबसे पहले असहयोग आंदोलन के खिलाफ त्याग पत्र एनी बेसेंट ने दिए। दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरे बिपिन चंद्र पाल और चौथे थे शंकरन नायर। इन चारों व्यक्तियों ने, चारे नेताओं ने कांग्रेस पद से त्याग पत्र दे दिया। जब असहयोग आंदोलन चला था तो उसके पूरे कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया। एक कार्यक्रम को कहा गया रचनात्मक कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रम को कहा गया नकारात्मक। रचनात्मक मतलब कौन कौन से काम अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कौन कौन से कार्यक्रम को करना है, और नकारात्मक कार्य का मतलब हुआ कि कौन कौन से कार्यक्रम को नहीं करना है।
रचनात्मक कार्यक्रम में कहा गया, चूंकि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो चुकी थी और उनके ही नाम पर एक तिलक स्वराज कोष बनाया गया था। पूरे देश में तिलक स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपया एकत्र किया गया था और स्वदेशी को प्रचार करने के लिए पूरे देश में 20 लाख, दूसरा कार्यक्रम था कि 20 लाख चरखा बांटा गया था आम नागरिकों को, ताकि इस चरखा के माध्यम से सूती का कपड़ा यानी स्वदेशी कपड़ा का निर्माण करे। और तीसरा कार्यक्रम था कि अस्पृश्यता का अंत, यानी आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए छुआछूत जैसी जो हमारे देश में सामाजिक कुरीतियां थी, उन सारे कुरीतियों को दूर करने के लिए इस आंदोलन के दौरान अस्पृश्यता का अंत करने पर भी बल दिया गया था। और चौथा था नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। नशीले पदार्थ, उस समय अंग्रेज भारत में विदेशों से बने हुए शराब या अन्य नशीला पदार्थ भारत में लाया करता था, चाहे वो अफीम हो, चरस हो, अन्य मादक पदार्थ भारत के लोगों में बेच करके वो पैसे कमाता था। और भारत के लोगों में इस नशीले पदार्थों का इतना लत हो गया था कि भारत की सामाजिक संरचना बिगड़ रही थी। इसलिए इन चारों चीजों पर रचनात्मक कार्य के अंतर्गत रखा गया। और नकारात्मक कार्य क्या था, यानी अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए उन सारे कार्यक्रमों को बहिष्कार करना, जैसे सरकारी उपाधियों को लौटाना, जो भी ब्रिटिश सरकार उपाधि दिया करता था उनको लौटाना। दूसरा कार्यक्रम था विधान पालिका का बहिष्कार करना। तीसरा सरकारी स्कूल कॉलेज या अदालत, जितने भी सरकार के द्वारा स्कूल कॉलेज चलाया जा रहा था, अदालत का था, उसको बहिष्कार करना। और ये कहा गया कि जो स्वदेशी स्कूल कॉलेज होंगे उसको खोला जाए, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाए। यहाँ तक कि अदालत का बात है, कहा जो हमारा समाज है, जो ग्राम पंचायत है, उन ग्राम पंचायत के अदालत में उस मुकदमा की सुनवाई किया जाए, फैसला किया जाए और सरकार के द्वारा चलाए गए अदालत को बहिष्कार किया जाए। दूसरा था कि मेसोपोटामिया, उस समय मेसोपोटामिया में अंग्रेजों की गतिविधि काफी थी। वहाँ मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिक को भेजना, वहाँ कृषि कार्य या उद्योग धंधे थे, उन सारे उद्योगों में मजदूर की आवश्यकता थी। भारतीय मजदूरों को भर्ती करके वहाँ ले जाया जाता था। अतः इस आंदोलन के दौरान यह भी एक बार ना दिया गया था नकारात्मक कार्यक्रम में कि मेसोपोटामिया में जो भारतीय सैनिक या कर्मचारी या मजदूर हैं उनकी भर्ती के ऊपर रोक लगाया जाए। अब हम लोग बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन का क्या प्रगति हुए थे। आंदोलन तो शुरुआत हो चुके थे, आंदोलन की प्रगति सबसे पहले इस आंदोलन की प्रगति वहाँ से देखा जाता है कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधि थी कैसर-ए-हिंद की उपाधि, जुलू पदक और गौड़ पदक को लौटा दिया। महात्मा गांधी को ये पुरस्कार कैसर-ए-हिंद 1914 में जब भारत आगमन हुआ था तो उन्होंने जो अंग्रेजों को सहयोग किया था उसके बदले उन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। जुलू पदक, गौड़ पदक उनको दक्षिण अफ्रीका में मिला था। ये तीनों उपाधि उन्होंने लौटा दिया। साथ साथ जमुना लाल बजाज जिनको गांधी जी का 5वें पुत्र कहा जाता था, उन्होंने भी राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया। आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा जाता है। और कहाँ बने थे इस गांधी जी, कुर्ता पहनना छोड़ दिया। जब असहयोग आंदोलन चली थी उसी के दौरान उन्होंने विदेशी वस्त्र को, यानी वकील थे तो वकील का जो पोशाक होता था उन्होंने पहनना छोड़ दिया और उन्होंने सबसे पहले धोती कुर्ता अपनाया। लेकिन इसी बीच जब कांग्रेस का विजयवाड़ा अधिवेशन हुआ था 1921 में,
और इसी विजयवाड़ा अधिवेशन के दौरान उन्होंने कुर्ता भी पहनना छोड़ दिया। साथ साथ उसी दिन से एक ही धोती को आधा को पहनना और आधा को शरीर पर रखना प्रारंभ कर दिया। और वहां से जो शुरुआत हुआ तो वो जीवन पर्यंत तक अर्धनग्न फकीर बने रहे। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर सबसे पहले किसने कहा था? तो गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे लंदन, और लंदन में सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ी पर जब वो चढ़ रहे थे, उस दृश्य को, विहंगम दृश्य को एक अंग्रेज ने रेखांकित किया था। उसी ने कहा था कि इस अर्धनग्न फकीर की सेंट जेम्स पैलेस के सीढ़ी पर चढ़ने का दृश्य बड़ा ही मनोहर एवं मार्मिक था, और इसीलिए सबसे पहले उसी ने उनको अर्धनग्न फकीर कहा था। और सबसे पहले अर्धनग्न फकीर वो बने कब थे? यही है विजयवाड़ा कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है। और आंदोलन की सफलता सबसे अधिक संपूर्ण भारत में कौन कौन क्षेत्र में मिला था? सबसे ज्यादा सफलता पश्चिम भारत में, बंगाल में, और तीसरा उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा सफलता मिली। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आंदोलन चला था उसमें यह कहा गया था स्वदेशी वस्तु को अपनाना, स्वदेशी शिक्षण संस्था को स्थापना। और इस दौरान कई शिक्षण संस्था अपना गए, जैसे गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना इसी आंदोलन के दौरान हुआ था। दूसरी बातें, शिक्षण, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षण संस्था का इस असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षण संस्था का सबसे ज्यादा बहिष्कार कहाँ हुआ था और सबसे कम कहाँ हुआ था? तो सबसे ज्यादा बहिष्कार बंगाल में हुआ था, लेकिन सबसे कम अगर बहिष्कार हुआ था तो वह था मद्रास में। ठीक है, सबसे अधिक बंगाल में हुआ था और सबसे कम मद्रास में इसका बहिष्कार हुआ था। इस दौरान यह भी कहा गया था कि जो भी विदेशी अदालत हैं, अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया अदालत है, उसको बहिष्कार किया जाए। और कई वकील ने वकालत छोड़ दिया। उसमें से कौन कौन ऐसे वकील थे जो वकालत छोड़ दिया था? सबसे पहले उत्तर प्रदेश से मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दिया था। गुजरात से विट्ठल भाई पटेल और सरदार पटेल ने वकालत छोड़ दिया था। अगर बिहार की बात देखा जाए तो बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने भी वकालत छोड़ दिया। साथ साथ दिल्ली में आसफ अली, और दक्षिण भारत की बात कहा जाए मद्रास में खास करके सी राजगोपालाचारी ने भी, साथ साथ टी प्रकाशम ने भी, आंध्र के थे टी प्रकाशम, तमिलनाडु के थे सी राजगोपालाचारी, इन लोगों ने भी वकालत छोड़ दिया। यानी भारत के लोग अधिक से अधिक प्रयास किया गया कि जो सरकारी स्कूल कॉलेज हैं उसको बहिष्कार किया जाए। अब तक ये हम लोग जाने कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन ऐसे मुस्लिम नेता थे जो बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन के दौरान भाग लिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नेता थे अली बंधु। दो भाई थे, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। इन दोनों भाइयों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। साथ साथ डॉक्टर अंसारी, अबुल कलाम आजाद, ये सब ऐसे नेता थे जो असहयोग आंदोलन के दौरान काफी भरपूर मदद किए थे, सहयोग किए थे। इसी बीच असहयोग आंदोलन के दौरान ड्यूक ऑफ कन्नाट, ये कौन है ड्यूक ऑफ कन्नाट? यही कन्नाट है जिसके नाम पर दिल्ली का भव्य बाजार कन्नाट पैलेस स्थित है। यही जब भारत आया था, ये फरवरी 1921 में आया। आखिर ड्यूक ऑफ कन्नाट क्यों आए थे? उसी बीच 1919 का कानून, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, जो 1919 में ये कानून आया था, और इस कानून को उद्घाटन करने के लिए भारत ड्यूक ऑफ कन्नाट आया था। जब वह भारत में ड्यूक ऑफ कन्नाट आया था तो भारत के लोगों ने इसके आगमन का
काफी विरोध किया था। और यही ड्यूक ऑफ कन्नाट है जो कनाट पैलेस का नींव रखा था, जो सवाना में यूरोप का भीड़ भाड़ वाला सबसे बहुत महत्वपूर्ण बाजार माना जाता था। और यह जाने जब असहयोग आंदोलन चला था तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, लेकिन कुछ दिनों के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड वापस चला गया। उसके जगह पर लॉर्ड रीडिंग को भारत का वायसराय बना दिया गया। जब लॉर्ड रीडिंग आया तो असहयोग आंदोलन को बर्बरतापूर्ण यानी सरकारी दमन बढ़ गया। दमन माने यह कहा जाए कि बहुत ही क्रूरतापूर्वक इस आंदोलन को दमन करने का प्रयास किया था। और जो भी राष्ट्रवादी नेता थे और असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे, उन सबको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, राजेंद्र बाबू हों, सबको गिरफ्तार करने लगा। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात जाने, अगर आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले किनको गिरफ्तार किया गया था, तो सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था मोहम्मद अली को। ठीक है, सबसे पहले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अन्य जितने भी नेता थे, चाहे वो पटेल हो, सबको गिरफ्तार किया गया। इसी बीच एक नई घटनाक्रम यह था, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन आया 17 नवंबर 1921 को। ये क्यों आया था? दरअसल जिस समय उस समय वहाँ गद्दी का परिवर्तन होना था। ठीक है, और यहाँ प्रिंस ऑफ वेल्स जो भावी ब्रिटिश राज तिलक यानी ब्रिटिश गद्दी का उत्तराधिकारी था, वो भारत में आया था 17 नवंबर 19। और कहाँ आया था? ये सबसे पहले बम्बई, इसका आगमन सबसे पहले बम्बई में हुआ था। और जब भारत में आया तो इसका स्वागत हड़ताल से किया गया था। जब हमारे महात्मा गांधी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो वहाँ भी उनसे ये सवाल किया गया था कि जब वो वहाँ के सम्राट ने पूछा था कि जब हमारा पुत्र भारत गया था तो आप सब ने उनको क्यों विरोध किया था? तो गांधी जी ने जवाब दिया था कि आपके बेटे का विरोध नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटिश उत्तराधिकारी के रूप में उनको विरोध किया गया था। ठीक, इसी बीच चूंकि यह एक अहिंसावादी आंदोलन था, फिर भी भारत के एक ऐसे घटनाक्रम, एक क्षेत्र में ऐसी घटनाक्रम करी, इस आंदोलन का दिशा ही बदल दिया। चौरी चौरा घटना जो भारत के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। चौरी चौरा घटना दरअसल ये संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, उसी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ये जगह है। और इसी जगह पर 4 फरवरी, नए रिसर्च के मुताबिक 4 फरवरी, पहले हम लोग पढ़ते थे 5 फरवरी, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूं, नए रिसर्च के मुताबिक 4 फरवरी 1922 को यह घटना, चौरी चौरा घटना घटी थी। घटना क्या था? एक जुलूस निकाली गई थी, शांतिपूर्ण जुलूस थी, लेकिन वहाँ पर कुछ अंग्रेज सिपाहियों ने उसको रोकने का प्रयास किया और उस रोकने में असफल होने पर वह गोली चला दिया। भीड़ उग्र हो गए और एक दारोगा और 21 सिपाही को जिंदा जला करके, यानी घटना यह है सभी सिपाही भागकर चला गया थाना में, और थाना को बाहर से गेट बंद करके उसमें आग लगा दिया, और आग में जलने के कारण एक दारोगा और 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। यह घटना जब गांधी जी को पता चला तो गांधी जी स्तब्ध हो गए, और स्तब्ध होकर के उन्होंने आंदोलन के स्थगन की घोषणा कर दिया। और आंदोलन के स्थगन की घोषणा कहाँ से किया था? बारडोली से, 12 फरवरी 1922 को। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगन की घोषणा कब किया था, तो 12 फरवरी 1922 को। कहाँ से किया था? बारडोली से किया था। किस घटना के कारण? चौरी चौरा घटना के कारण। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी, और इस घटना का जिम्मेवार
महात्मा गांधी को ही माना गया। और महात्मा गांधी को इसी के अपराध में 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको भेज दिया गया कहाँ? अहमदाबाद। और अहमदाबाद के सेशन जज, जिसका नाम था ब्रूमफील्ड, सेशन अहमदाबाद के सेशन जज का नाम है ब्रूमफील्ड, उसी के अदालत ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुना दिया और गांधी जी को जेल भेज दिया गया। लेकिन गांधी जी की रिहाई जल्द करना पड़ा, चूंकि उनके स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुके थे और स्वास्थ्य कारणों से 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। अब थोड़ा ये जाने कि गांधी जी जब इस आंदोलन को स्थगित कर दिए तो भारत के कौन कौन ऐसा नेता थे जिन्होंने स्थगित करने का विरोध किया था, जिनमें सबसे प्रमुख थे सियादास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस तथा अली बंधु। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि इसी आंदोलन की अगर कोई कन्याकुमारी के गांव ने अगर इस अहिंसा का पालन नहीं किया तो क्या इसकी सजा हिमालय के गांव को मिलेगा। ठीक है। और इसी में सुभाष चंद्र बोस ने एक पुस्तक लिखा था द इंडियन स्ट्रगल, उसमें उन्होंने कहा था कि यह तो एक राष्ट्रीय दुर्भाग्य है। ऐसी बातों को उन्होंने कहा। लाला लाजपत राय ने भी अपनी पुस्तक में उन्होंने इस चीज का विरोध किया था। ठीक है। और आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं, फिर मैं अगले क्लास में दूसरे विषय के साथ उपस्थित होगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।